हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट न्यूट्रिएंट। क्यों प्लांट को इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, क्या एसेंशियलिटी है इनकी, और इसमें हम वो सब पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स से क्या है कि पोषक तत्व। तो प्लांट को किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है? वायर्ड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। पहला क्या रहता है कि वो एलिमेंट जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को रहती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जो रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट है। अब क्या रहता है नेक्स्ट, इसमें क्या रहता है कि अगर इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, इन न्यूट्रिएंट्स की प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी होती है, तो उस कारण से हमारे प्लांट्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। प्लांट्स में क्या आ जाएंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। मतलब इसकी जो कमी है प्लांट के अंदर, जो इन न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी आती है तो उनसे क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ प्लांट सिम्टम्स दिखाता है। सिम्टम्स से क्या मतलब हो जाता है हमारा कि जो न्यूट्रिएंट, जैसे लगा लो नाइट्रोजन होता है, उससे क्या हो जाता है, कुछ प्लांट्स में क्या हो जाएगा, पीले पत्ते हो जाएंगे। कहीं होता है जिसमें प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो साइडों से पीले पड़ जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं। तो पहला क्या हो गया कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और इनकी जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्रिएट करती है। और अगर सेवरल डेफिशिएंसी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा ही डेफिशिएंसी किसी न्यूट्रिएंट की हमारे प्लांट में आ गई है, तो उससे क्या हो जाएगा, प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो प्लांट न्यूट्रिएंट क्या रहा हमारे पास? एलिमेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। कि लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, प्लांट की लाइफ साइकिल के लिए हमें प्लांट न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट क्या रहता है? सेवरल डेफिशिएंसी। बहुत ज़्यादा ही अगर डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर हो गई है तो उससे क्या हो सकता है, प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये जो न्यूट्रिएंट है इसमें हमने पढ़ा एक वर्ड डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी क्या है? डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट, इस टर्म से क्या मतलब है हमारा? ठीक है। ठीक है, डेफिशिएंसी क्या है? डेफिशिएंसी को हम क्या बोल सकते हैं कि कमी होना। इसमें क्या हो रही है, प्लांट में उस न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है जिस कारण से प्लांट कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो करता है। मतलब जो न्यूट्रिएंट है कि जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, लो। ठीक है। न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी प्लांट के लिए रहती है वो कम हो जाती है, और उस कारण से प्लांट क्या करता है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो करता है
ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो डेफिशिएंसी क्या हुई, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं मिल पा रही है और कुछ ना कुछ प्लांट उसको सिम्टम्स दिखा रहा है, जिसके कारण से हम बोल सकते हैं कि वो प्लांट डेफिशिएंट है उस न्यूट्रिएंट के लिए। ठीक है, अब एक होता है डेफिशिएंट। अच्छा, हम जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको हमने तीन टाइप से होते हैं, एक तो होता है डेफिशिएंस, या फिर हम बोल सकते हैं एफिशिएंट है वो, या फिर बोल सकते हैं टॉक्सिक। ठीक है, ये तीन है। अब डेफिशिएंट हमने पढ़ लिया है, तो सफिशिएंट में क्या आ जाता है, सफिशिएंट में हमारे पास रहेगा कि जो प्लांट है न्यूट्रिएंट का अपटेक कर रहा है या न्यूट्रिएंट को ले रहा है, न्यूट्रिएंट जो है टेकन अप बाय प्लांट। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट को ले रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, बट यील्ड पे इसका क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं आता है, यील्ड इससे डिक्रीज नहीं होती। अच्छा, डेफिशिएंट में क्या होता है, जो अपनी यील्ड होती है, यील्ड क्या कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सफिशिएंट में हमारे पास क्या हो गया कि प्लांट न्यूट्रिएंट तो ले रहा है, लेकिन उसमें यील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम बोल देते हैं सफिशिएंट न्यूट्रिएंट। थर्ड हमारे पास आ रहा है टॉक्सिक। टॉक्सिक से समझ आ रहा है कि टॉक्सिक हो जाएगा मतलब हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट है उसको प्लांट ने एक्सेस अपटेक करा है सोइल से, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है या उसका अपटेक है वो प्लांट के अंदर ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण हमारी जो यील्ड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। यील्ड कम होने के कारण से इसको हम टॉक्सिक बोल देते हैं कि ये अगर प्लांट में उस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा एक्सेस हो गया है या उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसके कारण से हम न्यूट्रिएंट को टॉक्सिक बोल देंगे। ठीक है, और टॉक्सिक में क्या आता है हमारे पास कि अगर किसी न्यूट्रिएंट कोई न्यूट्रिएंट टॉक्सिक अमाउंट में प्रेजेंट है, कोई न्यूट्रिएंट टॉक्सिक अमाउंट में अगर प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा, वो जो अदर न्यूट्रिएंट होंगे हमारे पास उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, अदर न्यूट्रिएंट्स को, उसकी अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करेगा, जिसके कारण से न्यूट्रिएंट की टॉक्सिक हुई है, वो कुछ ना कुछ उनका एक रिलेशन होता है, जिसके कारण से वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं कि कई बार ज़्यादा हो जाती है, तो ये सब है। ठीक है, हमने पढ़ा डेफिशिएंट, एफिशिएंट, टॉक्सिक। डेफिशिएंट में न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सफिशिएंट, कि न्यूट्रिएंट अपटेक कर रहा है, प्लांट न्यूट्रिएंट ले रहा है, लेकिन यील्ड का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। थर्ड हमारे पास आ जाता है टॉक्सिक, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट एक्सेस में अवेलेबल है और उसके कारण से हमारे जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी इफेक्ट कर रही है, उनमें कमी आ सकती है, और इसमें क्या होता है कि यील्ड जो है हमारी कम हो जाती है, जिसके कारण से ये टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने सफिशिएंट पढ़ा, तो उसमें क्या हो जाता है,
लग्जरी कंजप्शन सुना होगा। लग्जरी कंजप्शन क्या होता है, इसको हम सफिशिएंट की तरह ही देखते हैं। ठीक है, जैसे सफिशिएंट में हमने पढ़ा कि इसमें प्लांट एक्सेस में न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है, लेकिन यील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इसी सफिशिएंट को हम दूसरी टर्म में क्या बोल देते हैं कि ये लग्जरी कंजप्शन है, कि प्लांट ने लिया है, एक्सेस में लिया है, लेकिन यील्ड ना डिक्रीज हो रही है ना कुछ हो रहा है, उसका यील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो लग्जरी कंजप्शन में लिया जाता है? उसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है पोटाशियम। क्या? पोटाशियम। पोटाशियम एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिसको हम लग्जरी कंजप्शन प्लांट्स हैं लग्जरी कंजप्शन में यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे कैसे पता चल रहा है कि हाँ ये इतनी लिमिट है, ये सफिशिएंट है, ये इतनी लिमिट है, ये टॉक्सिक है, या फिर इतनी लग्जरी कंजप्शन में यूज हो गई है? तो एक टर्म आती है हमारे पास, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, ये लिमिट है, लिमिट बिलो विच प्लांट रिस्पॉन्स एडिड न्यूट्रिएंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी लिमिट सेट कर दिया है बिलो विच, जिससे नीचे नीचे अगर हम कोई न्यूट्रिएंट को ऐड कर रहे हैं, प्लांट के लिए हम न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं, तो प्लांट क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है ये प्लांट्स का। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन या क्रिटिकल लिमिट भी इसको बोलते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं, एक छोटा सा ग्राफ से समझो कि ये है प्लांट के लिए हमने न्यूट्रिएंट दिया है, ये प्लांट की ग्रोथ हो गई। ठीक है, हमने देख लिया कि यहाँ तक क्रिटिकल लिमिट है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास हो गया क्रिटिकल लिमिट का। ठीक है, कि इसके बाद से जो अपनी प्लांट की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। एक टाइम आता है जब ये डिक्रीज करती है, वो जब टॉक्सिक इफेक्ट आता है उसके बाद से होता है। तो ये क्या हो गई, हमारी क्रिटिकल लिमिट हो गई, जिसमें क्या हो रहा है कि प्लांट क्या है, ग्रोथ कर रहा है जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब अब क्या, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टर्म है क्या चीज़, जिसे हम पढ़ रहे हैं। अभी पीछे भी हमने जो स्टडी करा है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबल है नहीं है ऐसे, तो वो है क्या, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्या है, न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट है इन सोइल। सोइल से मतलब मिट्टी में, धरती में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है इन सोइल, दैट जिसको एब्जॉर्ब
प्लांट एब्जॉर्ब करता है बाय प्लांट्स। ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्या है कि ऐसा न्यूट्रिएंट जो सोइल में प्रेजेंट है, मिट्टी में, हमारे धरती में प्रेजेंट है, और जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, उनको हम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी हमने पढ़ा कि क्रिटिकल लिमिट डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़े हैं, उसमें पढ़ा हमने कि हाँ, हम न्यूट्रिएंट की अगर अवेलेबिलिटी कम है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने न्यूट्रिएंट की जो एडिशन करा है, ऐड करा है, वो कम है, वो सफिशिएंट नहीं है, क्रिटिकल लिमिट से कम है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम शो नहीं करता है, लेकिन यील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब देखो, न्यूट्रिएंट क्या है, डेफिशिएंट है। ठीक है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स कुछ भी प्लांट ने शो नहीं करा है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हुआ, प्लांट ने शो नहीं करा, लेकिन हमने देखा कि जो यील्ड आई है हमारी, जो प्रोडक्शन हुआ हमारा, उसमें क्या हो गया, कम हो गया, वो डिक्रीज हो गया, प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, या फिर हम बोल दे इसको कमी आ गई है इसमें प्रोडक्शन में, तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, हिडन हंगर। इसको बोला जाता है हिडन हंगर। जब क्या होता है कि जो कोई न्यूट्रिएंट है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो डेफिशिएंट है, और प्लांट के अंदर, और प्लांट ने क्या करा है, कोई भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो नहीं करा है, और जो बाद में हम देखते हैं कि यील्ड है, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, उसमें कमी आ गई है, तो हम उसे बोल देते हैं हिडन हंगर। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया हिडन हंगर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी देख ली। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिएंट कंटेंट? न्यूट्रिएंट कंटेंट से मतलब है कि जो पोषक तत्व है हमारा, न्यूट्रिएंट से मतलब क्या होता है, पोषक तत्व। ठीक है, जो तत्व थोड़ा गलत हो गया, जो पोषक तत्व है उसका कंटेंट। कंटेंट से मतलब है हमारे पास कि जो हमारे प्लांट के अंदर, जो प्लांट के टिश्यू हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट कितना अवेलेबल है, कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रेजेंट न्यूट्रिएंट इन प्लांट टिश्यू। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। ठीक है, तो हमने न्यूट्रिएंट कंटेंट में क्या देखा कि जो न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट के टिश्यू में है, और या फिर जो प्लांट में एक्यूमुलेट हुआ है, उसको हम बोल देते हैं कि न्यूट्रिएंट कंटेंट इन प्लांट, और इसको हम या तो ppm, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर और परसेंटेज, परसेंट।
ठीक है, ये इसकी क्या होगी, यूनिट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट कंटेंट जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, हम बोल देंगे कि ये इतना परसेंट प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, प्लांट टिश्यू में, या इतना ppm कंटेंट है, न्यूट्रिएंट कंटेंट इन प्लांट टिश्यू। ठीक है, अब आपने एक वर्ड देखा होगा यहाँ पे, एक्यूमुलेशन। तो अब हम ये देखते हैं कि होता क्या है। न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन, न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन से क्या है, एक्यूमुलेशन का मतलब है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज हो रहा है, और किसका, न्यूट्रिएंट का। तो इससे आप समझ लो कि स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब स्टोरेज को हम बोल भी, हिंदी में बोल सकते हैं कि ढेर, इकट्ठा कर लेना। तो किसी चीज को स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन। कि प्लांट ने किसी न्यूट्रिएंट को जो स्टोर करा है, कर लिया है, अपने अंदर कर रखा है किसी टिश्यूज वगैरह में, तो उसको हम बोल देते हैं प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन। एक हमारे पास आता है, अभी जो हमारे पास ये हमने न्यूट्रिएंट पढ़ा है, न्यूट्रिएंट क्या रहता है कि जो मेटाबॉलिज्म है, इन प्लांट्स, मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को के लिए एसेंशियल होता है। अब मेटाबॉलिज्म से क्या मतलब है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिस ऐसा प्रोसेस जिससे फूड क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो इस कारण भी है प्लांट को, कि ये क्या करते हैं, ये हैं कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म है, इस प्रोसेस में ये काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिएंट अपटेक। ठीक है, अब अपटेक से क्या समझ आ रहा है कि जो पोषक तत्व हैं वो कितने लिए गए हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या रहती है कि प्लांट ने जो न्यूट्रिएंट लिए हैं, टेकन अप, या तो सोइल से, फ्रॉम सोइल, सोइल क्या, मिट्टी से लिए हैं, और या फिर किसी भी अदर सोर्स से, एनी अदर सोर्सेस। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूट्रिएंट का अपटेक। तो क्या समझे कि प्लांट ने न्यूट्रिएंट लिए हैं, या तो मिट्टी से लिए हैं या फिर किसी अदर सोर्स से लिए हैं, किसी भी उससे, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिएंट अपटेक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिएंट रिमूवल, कि न्यूट्रिएंट कितना रिमूव हुआ है। तो इसमें क्या बोल देते हैं, जो हार्वेस्टेड पार्ट है, हार्वेस्टेड मतलब जो कटाई करा हुआ पार्ट, उसने कितना न्यूट्रिएंट लिया है।
उस चीज़ को हम बोल देते हैं कि न्यूट्रिएंट इतना सोइल से या अदर सोर्सेज से रिमूव हुआ है, हार्वेस्टिंग पार्ट से जो हम निकालते हैं, तो अदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं इसके, तो उसको हम बोल देते हैं कि न्यूट्रिएंट का इतना रिमूवल उस पार्ट से रहा है। अब ये तो थी डिफरेंट टर्म्स जो प्लांट न्यूट्रिएंट में हमने यूज़ करनी है। अब आता है हमारे पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट। एसेंशियल न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो बहुत एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट होते हैं ये। एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट में कितने हैं? प्लांट्स को 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। 17 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, जिनके बिना प्लांट का लाइफ साइकिल क्या रहता है? अधूरा रहता है। इनको क्या बोलते हैं हम? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब क्या आता है कि अब कुछ तो क्राइटेरिया दिया होगा इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग से दिखाने के लिए कि हाँ ये प्लांट को ज़रूरी है। तो दो साइंटिस्ट थे, अन्नर एंड 1939 में क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया कि किन बेसिस पे हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हम उस न्यूट्रिएंट को बोलेंगे कि हाँ ये न्यूट्रिएंट एसेंशियल है। तो इसके लिए इन्होंने 3 क्राइटेरियाज दिए हैं, 3 कंडीशंस हैं इनकी कि हाँ ये 3 कंडीशन अगर कोई न्यूट्रिएंट पूरी करता है तो उसको हम बोल देंगे कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। तो पहली कंडीशन इनकी ये रही कि वो न्यूट्रिएंट है उसके बिना, इस न्यूट्रिएंट के बिना जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, कि अगर ये न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल ही नहीं है तो लाइफ साइकिल क्या होगी? पूरी नहीं होगी। सेकंड क्राइटेरिया उन्होंने क्या दे दिया कि अगर न्यूट्रिएंट की, उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी हमने पीछे पढ़ लिया टर्म कि डेफिशिएंसी क्या होती है? कि कमी होना, न्यूट्रिएंट की कमी होना, जिसके कारण से क्या रहेगा? यील्ड क्या होएगी? कम हो जाएगी। तो न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी रहती है तो उसी न्यूट्रिएंट को ऐड करके ऐड दैट न्यूट्रिएंट आएगा, दैट न्यूट्रिएंट ओनली। तो उसी न्यूट्रिएंट को हम ऐड करके डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। ये इनका दूसरा क्राइटेरिया रहा। तीसरा उन्होंने बोल दिया, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इनकी एसेंशियलिटी है। मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ लिया है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है? फूड कन्वर्ट होता है एनर्जी में, उनको क्या बोल देते हैं हम? उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो हमने क्या पढ़ा कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट हम किन को बोल सकते हैं कि हाँ ये प्लांट के लिए ज़रूरी है या कैसे हैं? तो हमने पढ़ा कि 17 ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। तो उनको किस बेसिस पे डिफाइन करा? ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1939 में क्राइटेरिया दिया कि हाँ भाई अगर ये 3 चीज़ें पूरी हैं, ये 3 कंडीशन किसी न्यूट्रिएंट के कारण से प्लांट में पूरी हैं, तो हम उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोल देंगे।
तो ये क्या रहे, पहला रहा कि अगर न्यूट्रिएंट, उस न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है तो प्लांट की क्या होएगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो सकती, वो उग ही नहीं सकता, या उग भी रहा है उसके बाद कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, इल्ड नहीं होएगी, प्लांट छोटा रहेगा, या पत्ते खराब हो जाएंगे, स्टेम खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें कमी आती रहेगी जिसके कारण से उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास आता है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी अगर होती है तो उसी न्यूट्रिएंट को ऐड करने के बाद ही हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। कि अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो ये है कि हमें यूरिया मतलब नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ही डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम अदर फर्टिलाइज़र डालने से उसकी कमी को पूरी कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि ये इम्पोर्टेंट होएगा मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स, कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसमें इसकी इम्पोर्टेंस रहती है। तो ये सब हमारे पास क्या रह गए, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब हमने बोला है कि 17 ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब प्लांट के लिए जो 17 एलिमेंट्स हमने बोला है, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बोरोन, क्लोरीन, निकल, कितने 3 8 9 10 16 हो गए, ठीक है। बोरोन हो गया, निकल हो गया, और अ, हाँ, ये हो गया कॉपर। और चलो ये बाद में करते हैं अपन। ये हो गए 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए। एक टर्म होती है, एक बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो भी हैं, वो हम नेक्स्ट में करते हैं। अभी पहले हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को किस टाइप से हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो पहले क्या आता है, फर्स्ट है बेसिक न्यूट्रिएंट। ये तो बेसिक है यार, इनकी तो ज़रूरत है ही है, इनके बिना तो प्लांट बन ही नहीं सकता। तो वो कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, 96% जो प्लांट का ड्राई मैटर होता है ये इन चीज़ों से बना होता है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट के 96% पार्ट को ये बनाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हुआ हमारे पास बेसिक न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब हमने एसेंशियल, जो बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बने उनको हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर लिया, उनको क्लासिफाई कर लिया। फर्स्ट हमारे पास आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इनसे क्या मतलब है हमारे से, कि हमने क्यों ये मैक्रो न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई करा, इनको मैक्रो ही क्यों बोला, मैक्रो मतलब बड़े, ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटी में इनकी नीड होती है प्लांट को, लार्ज क्वांटिटी में इनकी क्या रहती है, नीड रहती है, और इनकी जो कंसंट्रेशन है
वो क्या होती है, मोर देन 100 ppm, मतलब 100 ppm। 100 ppm, ppm से मतलब है पार्ट्स पर मिलियन से। 100 ppm से इनकी क्या रहती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और इनकी क्या होती है, हमेशा ही डेफिशिएंसी रहती है। इन सब की क्या रहती है, डेफिशिएंसी प्लांट में हमेशा रहती ही है। तो इनके क्या एग्जाम्पल हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में डालते हैं कैटेगरी में। लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होती है इनकी, कंसंट्रेशन जो होती है मोर देन 100 ppm होती है। ठीक है, डेफिशिएंसी रहती है। अब इसमें क्या रहता है कि इनको भी आगे हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट, एक हो गया सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो प्राइमरी में कौन से होते हैं, एन पी के। सेकेंडरी में कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनको प्राइमरी में क्यों रखा गया है, इनकी जो डेफिशिएंसी के लिए हमें फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स को ऐड करना ही पड़ता है। मतलब सॉइल में इनकी डेफिशिएंसी रहती ही है, जिसके कारण से हमें फर्टिलाइज़र या मैन्योर अप्लाई करके इनकी डेफिशिएंसी को दूर करना होता है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इनका जो डेफिशिएंसी रहता है क्या होता है, कम होता है देन प्राइमरी न्यूट्रिएंट। मतलब प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी ज़्यादा रहती है सोइल में एज कंपेयर टू सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जिनकी लो क्वांटिटी चाहिए होती है एज कंपेयर टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से इनको कम चाहिए होता है और कंसंट्रेशन होती है लोअर देन 100 ppm से कम होती है। मैक्रो में क्या रहा था हमारे पास कि 100 ppm हमें चाहिए ही होता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है कि लोअर देन 100 ppm। इसके एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरोन, मोलिब्डेनम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। जिंक भी है, देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास क्या रहा कि जो लोअर देन 100 ppm होते हैं प्लांट्स में उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में डालते हैं। लो क्वांटिटी में इनको ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी डेफिशिएंसी बहुत कम दिखाई देती है, इवन नेग्लिजिबल ही रहती है। इंडिया में जो है जिंक की डेफिशिएंसी आती है, जिंक के लिए भी हम जिंक सल्फेट का फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लग गए हैं। अब इन्हीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को दो भाग डिवाइड करें, केटायन और
एनायन। ठीक है, केटायन और एनायन से क्या मतलब है? पॉजिटिव, हो गया नेगेटिव। ये किस बेसिस पे करा है? कि जिनको ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब, कि प्लांट जिनको केटायन के रूप में लेता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको हम बोल देते हैं केटायन माइक्रो न्यूट्रिएंट। और जिनको प्लांट एनायंस के रूप में लेता है, उनको हम बोल देते हैं एनायन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे जिंक हो गया, पॉजिटिव है, आयरन भी, ये दोनों क्या हो गए? केटायन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेस एलिमेंट्स। ये कौन से होते हैं? इन लेस देन 1 ppm, बहुत ही लो क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा लो क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होते हैं। इनके लिए हम कोई भी फर्टिलाइज़र मैन्योर अप्लाई नहीं करते हैं। इनकी कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर बहुत लो होती है, इसलिए हम इनको ट्रेस एलिमेंट्स बोल देते हैं। अब एक टर्म आती है हमारे पास फंक्शनल, पहले हम करेंगे न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए बेनिफिट होते हैं, क्या बोलते हैं? ये एसेंशियल नहीं होते। एसेंशियल, जो हमारे 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमने काउंट करे हैं, कैटेगरी में ये नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट स्पीशीज होती हैं, एक जो होंगी प्लांट स्पीशीज में हम बोल सकते हैं होंगे, लेकिन वो भी क्या डिपेंड करते हैं? सम कंडीशंस होती हैं, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन लगा लो आप या कुछ भी, उन कंडीशंस पे ये डिपेंड करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये प्लांट के लिए एसेंशियल है। तो इसमें आ जाता है सोडियम, निकल हो गया हमारे पास, सिलेनियम हो गया, निकल हो गया, एक होता है वेनेडियम। तो ये 4 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। क्या, अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो टर्म है फंक्शनल, वो किसने दी है? निकोलस ने दी थी फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म्स। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारे प्लांट में यूज़ हो रहा है या प्लांट उसे यूज़ कर रहा है, तो वो सारे क्या है? फंक्शनल न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट्स या फिर हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की लाइफ साइकिल में काम आ रहे हैं, उनको भी हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। न्यूट्रिएंट टेक पार्ट इन प्लांट लाइफ साइकिल। जितने भी न्यूट्रिएंट्स का इन्होंने एक ब्रॉड टर्म दे दी कि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं
हमने यूज़ करे हैं प्लांट में उनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल। एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गए अपने, कितने थे, 17। प्लस हमारे पास जो बेनिफिशियल हो गए, जो किसी सम स्पीशीज़ हैं, कुछ ऐसी प्लांट की स्पीशीज़ होंगी जिनमें एसेंशियल होते हैं लेकिन सब में नहीं। एसेंशियल कौन से हमारे पास, 17। के बाद बेनिफिशियल 4 ऐसे हैं न्यूट्रिएंट जिनको बेनिफिशियल बोलते हैं। तो इन दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशन को निकोलस ने क्या बोला कि ये प्लांट के लिए फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी जैसे क्या है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। शुरुआत में हमने पढ़ा कि ये होगी अपनी बेसिक चीज़ें, बेसिक न्यूट्रिएंट हो गए प्लांट के लिए। ये तो चाहिए ही चाहिए, जो 96% ड्राई मैटर को बनाती है प्लांट के। ठीक है, अब जैसे नाइट्रोजन हो गया, वो क्या करता है, अपना जो एनर्जी वगैरह है के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे पास आ जाता है पोटाशियम। पोटाशियम का क्या रहता है अपने पास, जो एंजाइम है उनको रेगुलेट करता है या एंजाइम्स का कैरियर होता है, और इसके लिए ये 60 एंजाइम्स के लिए ज़रूरी होता है पोटाशियम। ऐसे सारे डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी है कि उनके क्या क्या फंक्शन रहते हैं, किस लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमने पढ़ा प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से रहते हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज क्या है, मैक्रो, माइक्रो। माइक्रो को हमने डिवाइड करा है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास आया है, उसमें है केटायन, एनायन, जिस हिसाब से प्लांट उनको एब्जॉर्ब करता है उन बेसिस पे हमने उनको केटायन एनायंस में डिवाइड करा है। फिर हमने पढ़ा है फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें निकोलस ने बोला है कि जो एसेंशियल बेनिफिशियल दोनों जो न्यूट्रिएंट हैं उनको कंबाइनली हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और कुछ हमने ये टर्म्स यूज़ करी हैं कि ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन क्या हुआ, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी क्या होती है, प्लांट कैसे अपटेक करता है, कौन सा न्यूट्रिएंट को हम रिमूवल बोल सकते हैं। एक जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट हमने याद करा था, ये है पोटाशियम, जो एक लग्जरी कंजप्शन है जिसको प्लांट अपनी ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करता है, लेता है। पोटाशियम ही एक ऐसा एलिमेंट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। थैंक यू।